शाह, जल्दी आ जाइएगा। क्यों? रुमान शाह अपने कफ के बटन बंद करते हुए मिरर के सामने खड़ा बिल्कुल स्पॉट लहजे से बोला, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? शाह प्लीज़ खुद ही समझ आए ना। मीरब अपनी नज़रों को झुकाए हुए अपने हाथों पर नज़रें जमा कर खड़ी थी। उदासी से और शर्म से लाल होते हुए मीरब की नेचुरल खूबसूरती रुमान शाह के दिल को बहका रही थी। वो ड्रेसिंग मिरर में से मीरब पर अपनी नज़रें जमाए हुए खड़ा था। बड़े लापरवाह से अंदाज से लाहौर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं बिन बोले कैसे समझूं? तुम मुँह से कुछ बोलोगे तो पता चलेगा ना कि तुम कहना क्या चाहती हो। वैसे तो शाह को दुनिया जहान की बातें समझ में आ जाती है, जो ना बोला जाए वो भी उनको समझ में आ जाता है। मगर अब बोल रही हूँ कि आपके जाने से घर अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब तो 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। मगर शाह की मोटी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं आ रही। वैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन और समझदार बनते हैं। हालांकि मतलब साफ था कि मैं इनको बहुत मिस करूँगी। मीरब गुस्से से अपनी नज़रें दीवार पर जमाए हुए अपने दिमाग में सोचकर अपने चेहरे के जाविये ऊपर नीचे कर रही थी। मिरर में उसकी हरकतें देखकर रुमान शाह मुस्कुरा रहा था। मीरब, सब डन हो गया? कुछ रह तो नहीं गया? रुमान शाह अपना बैग चेक करके बैग को हैंडल से पकड़ के अपने रूम से बाहर निकला। शाह कितने रूड हैं आप, कम से कम जाते हुए बंदा सलाम दुआ ले लेता है। मीरब शाह के पीछे चलते चलते अपने मुंह के जाविये बदलते हुए सोचती आ रही थी। आउच, कहाँ गुम हो? रुमान शाह जानबूझकर मीरब के आगे चलता हुआ एकदम से रुका। वो उसकी बेख्याली को देख रहा था। बेख्याली में मीरब आगे चलते हुए रुमान शाह के रुके हुए ना देख सकी और उसकी वजह से सीधी जाकर उसकी पुश्त से टकरा गई और अब अपना माथा पकड़ के खड़ी हुई रुमान शाह की तरफ देख रही थी। खैरियत, ये तुम्हारी बदहवासियाँ मुझे समझ नहीं आ रही। शाह उसकी तरफ अपना रुख करते हुए एक आईब्रो उठाकर रोबदार आवाज़ में बोला, वैसे बड़ा आपको मेरे दिल की बात समझ आ रही है क्या? कुछ नहीं, एक बार वापस आ लेने दो, उसके बाद तुम्हारी ये बड़बड़ाहट हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो सख्त लहजे से कहता हुआ अपने माँ के रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर उसकी माँ सोफे पर बैठी हुई तस्बीह कर रही थी। ठीक है अम्मी जान, फिर मैं चलता हूँ। आप ज़रा मुस्कुरा कर मेरी जानब देखें। आपसे वादा किया है कि मैं कल टाइम से घर पर पहुँच जाऊँगा, तो फिर आपका मूड ख़राब क्यों है? रुमान साहब अपनी माँ के पास बैठते हुए उनके पाँव दबाने लगे। रुमान, तुम्हें पता है कि कल मिरहा का मायूं है, तुम फिर भी जा रहे हो? मेरे 2 ही तो बच्चे हैं जिनकी शादियाँ मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। तुमने अपनी मर्जी से बिल्कुल सादगी से रुखसती करवा ली। अब वलीमा करने में भी तुम फिलहाल तैयार नहीं हो और अब मिरहा की शादी मैं बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती थी और तुम यहाँ पर नहीं होगे तो कैसे होगा ये सब? रुमान शाह की माँ अपनी नाराज़गी जताते हुए अपना चेहरा एक साइड पर करके बोली, मेरी प्यारी अम्मी जान, आप जैसा चाहती हैं शादी वैसे ही होगी। कहीं पर कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। आप मेरी इतनी बात समझने की कोशिश करें कि अगर जाना बहुत ज़रूरी ना होता तो मैं कभी भी ना चाहता। जाना ज़रूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। मगर कल रात मैं आपके पास हर सूरत पहुँच जाऊँगा। ये वादा है आपके बेटे का आप अपनी माँ से। अपनी माँ के चेहरे पर हाथ रखकर ऊपर करते हुए उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहा था। अम्मी जान, अब आप मुझे मुस्कुरा कर रुखसत करें अपनी दुआओं के साथ। रुमान शाह सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुमान शाह की माँ ने अपने बेटे की बात का यकीन करते हुए मोहब्बत से गले लगाकर माथा चूमते हुए दिल में बहुत सारी दुआएं देकर अपने बेटे को रुखसत किया। मिरहा, अपना और अम्मी जान का बहुत सारा ख्याल रखना। मैं कल रात इंशाल्लाह आप लोगों के पास हर सूरत पहुंच जाऊंगा। अम्मी जान, क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आएंगी? अपनी माँ को वापस सोफे पे बैठते हुए देखकर रुमान शाह ने पूछा। नहीं, मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द है। मीरब तुम्हें बाहर तक छोड़ आएगी। रुमान शाह की माँ एक अक्लमंद खातून थी। वो चाहती थी कि मीरब रुमान शाह को बाहर तक छोड़ने जाए। रुमान शाह की माँ ने आंख के इशारे से मिरहा को मिलने के बाद बाहर जाने से रोक दिया। रुमान शाह का बैग जकिया बाहर ड्राइवर तक पहुंच जा चुकी थी। रुमान शाह का सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। मीरब रुमान शाह के साथ चलते हुए बाहर तक आई। रुमान शाह बात किए बिना गाड़ी की तरफ जा रहा था। रुमान शाह के इस तरह चुप करके जाने से मीरब बहुत उदास हो गई। वो मेन गेट के पास ही रुक गई, जबकि रुमान शाह चलता हुआ मेन गेट की तरफ चला गया। शक्ल क्यों लटकी हुई है? रुमान शाह की आवाज़ पर मीरब ने चौंक कर ऊपर देखा। दोनों आईब्रो उठाकर आंखों का इशारा करते हुए मुस्कुराया। आप वापस कैसे आ गए? मीरब ने हैरानी से पूछा। पैरों से चलता हुआ आया हूँ। शाह का अंदाज काफ़ी शरारती था। मेरा वो मतलब नहीं था तो क्या मतलब था? उसे यूँ शर्माता हुआ देख कर रुमान शाह ने एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ी। मीरब के माथे पर अपना लोगों का बोसा देते हुए बहुत गहरी नज़रों से उसे देखा। ख्याल रखना अपना, मैं कल रात तक आ जाऊँगा। पहुँच कर फ़ोन करूँगा, अपने फ़ोन का भी ध्यान रखना, कहते हुए मुस्कुरा कर वापस मेन गेट की तरफ चला गया। जबकि मीरब उसके जाने के बाद बंदरों की तरह उछल उछल कर अपने दिल को तस्कीन दे रही थी। वो बहुत खुश थी कि जाते हुए शाह उसे इतनी मोहब्बत से देख कर और मिल कर गया है। बेवकूफ़ लड़की,
रोमांचा अपनी गाड़ी के मिरर से उसे यूं उछलता हुआ देखकर अपने अनाबी लबों से मुस्कुरा रहा था। मीरब की बच्चों जैसी हरकतें देखकर रोमांचा को बहुत हंसी आ रही थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी मासूम हरकतें शाह को बहुत बहकाती हैं और एक दिन तुम अपने शाह को इसी तरह बहकाकर अपनी जान का अजाब भी बनाओगी। वो मुस्कुराकर सोचता हुआ घर से दूर अपनी एक बहुत बड़ी हसरत पूरी करने जा रहा था। अब रोने का क्या फ़ायदा है? जब वक्त आ, ना तो हमें खुद अकल आई, ना हमारी बीवियों ने हमें समझाने की कोशिश की। हमने अपने भाई की बेवा और उसके यतीम बच्चों को इस घर से रोता हुआ निकाला, तो आज खुदा ने हमें वही सब कुछ वापस पलट कर दिया है, तो आज फिर हमारा रोना किसी काम का नहीं। हाँ भाई साहब, जुल्म तो हमने किया है और हद से ज़्यादा किया है, जिसकी सज़ा अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अच्छी तरह दी है। अब न जायदाद रही, न इज्जत, न शोहरत, न ही घर। दोनों भाई आपस में गले मिलकर रो पड़े। वसीम, मेरे ख्याल से हमें जाकर अपने भाई की बेवा और उसके यतीम बच्चों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जब तक वो हमें माफ़ नहीं करेंगे, हमारा रब भी हमें माफ़ नहीं करेगा। खुदा ने कहा है कि जब तक जिसका दिल तुमने दुखाया है वो तुझे माफ़ नहीं करेगा, तो मैं भी तेरे लिए अपनी माफ़ी के दरवाजे कभी नहीं खोलूँगा। अवैध शाह अपने भाई वसीम शाह को समझा रहा था। मगर भाई साहब, आपको क्या लगता है कितनी आसानी से वो लोग हमें माफ़ कर देंगे? वसीम, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। भाई साहब, आप कितनी बार शहर गए मगर वापस आ गए? आपने बताया नहीं कि क्या भाभी ने और रोमियो से मुलाकात नहीं हुई आपकी, या उन्होंने हमें माफ़ करने से इनकार कर दिया? वसीम शाह ने अपने भाई अवैध शाह की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा। अवैध शाह से कुछ बोला नहीं गया, मगर वक्त के अकड़े हुए इंसान को वक्त ने ही इस तरह से तोड़ा था कि आंसू उसके गालों से बह रहे थे। पापा, हम लोग कहाँ जाएंगे? महक रोते हुए अपने बाप के गले से आकर लगी। बेटा, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ज़मीन है, जहाँ पर भी हम जैसे गुनहगारों के लिए कोई ना कोई तो जगह होगी। महक के बाप ने रोते हुए बेटी को गले से लगाया। पास खड़ी हुई दोनों की बीवियां रो रो के बेहाल हो रही थी, क्योंकि आज सारा ऐशो इशरत, ये ठाठ आन बान सब कुछ खत्म होने वाला था। एक भाई को तो उसके गुनाहों की सजा खुदा ने उसे बेऔलाद रखकर बहुत अच्छी तरह से दी थी। वसीम बेऔलाद था, वसीम के पास कोई औलाद ना थी। और अवैध शाह की दो औलादें, आसिम और महक। आसिम ने गांव के एक चौर चौधरी के बेटे के साथ मिलकर गांव की गरीब बेआसरा लड़की की इज्जत को तार तार किया था। माँ बाप की गलत परवरिश और बाप के पैसों पर पलती हुई बिगड़ी औलाद ने किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आसिम पर जब गांव वालों ने घेरा तंग किया तो वो अपनी जान बचाकर भागकर कराची चला गया। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अपने बेटे को सही और गलत का फर्क नहीं समझाया, बल्कि उसे स्पॉट देकर कराची में ही एडमिशन करवा दिया, जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। मगर गांव के कुछ बाअसर लोगों ने उस गरीब किसान की मदद की और उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़े। इस तरह केस लाहौर पुलिस के पास फाइल कर दिया गया, मगर आसिम कराची में था तो पुलिस ने ये केस सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध पुलिस ने बहुत जल्द आसिम शाह को अपनी कस्टडी में ले लिया। उसकी बहुत अच्छी खतर तवाज़ी की गई, इसलिए बहुत आसानी से उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब तलाश उसके साथी लड़के की थी। अवैध शाह ने अपनी जान लगा दी थी अपने बेटे को बचाने के लिए, मगर हर तरफ से नाकामी का ही सामना करना पड़ा। अवैध शाह अपना सब कुछ बेचकर भी अपने बेटे को रिहा करवाने में नाकाम रहा। एक रात वसीम शाह की और अवैध शाह की फैक्ट्री में आग के शोले भड़क उठे। अब वो शोले किसी की साजिश का नतीजा थे या रोमियो और उसकी मजबूर माँ की आंसुओं का सिला, ये तो वो रब ही जानता था। मगर फैक्ट्री जलने से उनका कारोबार तबाह होकर रह गया। सब मशीनें जलकर कबाड़ का ढेर बन चुकी थी। लोग उनके साथ काम करना ही नहीं चाहते थे। काम करते भी तो कैसे करते? करने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था। फैक्ट्री में कपड़े का स्टॉक जलकर खाक बन गया था। कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। अब आसिम शाह के केस और घर के अखराजात पूरी करने के लिए ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी गई थी। आसिम शाह ने जो करतूत की थी उसकी उसे माफ़ी बिल्कुल नहीं मिली और ना ही मिलनी थी, क्योंकि ये केस सिंध पुलिस के एक बहुत ईमानदार ऑफिसर के हाथ में पहुंच गया था, जिसको अवैध शाह और वसीम शाह की जानब से एक बहुत बड़ी रिश्वत ऑफर की गई। मगर जब बात नहीं बने तो फिर सिफारिशें करवाई गई। मगर जब देखा कि इससे भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो अवैध शाह ने अपनी पहुंच के बलबूते पर पुलिस वाले के एक फैमिली मेंबर पर अटैक करवाया, जिसकी वजह से केस और भी पेचीदा हो गया। जो इंस्पेक्टर आसिम का केस हैंडल कर रहा था, पहले तो अपनी ईमानदारी की वजह से उस केस से पीछे नहीं हट रहा, मगर अब ये केस उसकी जिद बन चुका था। इसलिए आसिम की रिहाई का हर दरवाज़ा एक के बाद एक करके वो बंद करता जा रहा था। और इधर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि घर की बड़ी हवेली की नीलामी हो रही थी। महक और आसिम का बाप इस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा था, जिसका इलाज बहुत महंगा और तवील था, मगर उनके पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचे थे। आज उनका आखिरी सरमाया उनकी हवेली, जिन पर वो कभी नाग बनकर बैठे हुए थे और इस हवेली से मजलूम भाई की बेवा और यतीम बच्चों को रोते हुए निकाला था, आज वो हवेली किसी और की मलकियत बनने जा रही थी।
सच कहते हैं वक्त पलटते देर नहीं लगती। कल जो खुद को राजा महाराजा समझते थे, आज वो फकीर बनकर खड़े हुए अपने घर की नीलामी होते हुए देख रहे थे। बस एक साइन की दूरी रह गई थी। मिसाल बिल्कुल सूट बैठती थी उन पे। जेड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे, आज किसी ने रवाया का लाभ रोनगे। जो तोड़ते हैं दूसरों का दिल, वो भी एक दिन बर्बाद होंगे। जो आज किसी को रुला रहे हैं, कल वक्त के हाथों में खुद भी रोएंगे। यहाँ पर शायर ने यह वाज़ह करके बताया कि किसी को रुलाने वाला खुद भी कभी सुकून से नहीं रह सकता। जिस तरह आज रोमियो के ताया, चचा और महक, आसिम, उनकी बीवियां सब रोमियो और उसकी मजबूर माँ की आंसू की कीमत चुका रहे थे। महक ने जो ऐशो इशरत देखकर अपने मामू के बेटे से शादी की, वहाँ पर उसका रुपया पैसा तो मिला, मगर शोहर की नज़रों में वो इज्जत नहीं मिली जो एक बीवी को मिलनी चाहिए थी। न कभी अपने शोहर की नज़रों में वो मोहब्बत दे सकी जो हमेशा रोमियो की आंखों में अपने लिए नजर आई थी। दोनों की आपसी अनबन और ना मिलते मिजाजों की बिना पर शादी ज़्यादा अरसा तक चल नहीं सकी। 6 महीने तक शादी चली और उसके बाद तलाक लेकर महक वापस अपने मायके आकर बैठ गई। महक की तलाक होने के बाद महक की ननियाल वालों से भी ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे, इसलिए अब ये लोग उन लोगों से भी मदद नहीं मांग सकते थे। आज अवैशा अपने हर गुनाह के लिए अपने रब के आगे शर्मिंदा था। इकलौती बेटी घर आकर बैठी थी। बेटा जेल में सड़ रहा था, घर नीलाम हो रहा था, खुद एक खतरनाक बीमारी से चौंच रहा था। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो बड़े बड़े तुरम खान सीधे हो जाते हैं। आज उनके हालात देखकर सबको ये कहावत बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि पैसे के गुरूर में किसी के साथ बुरा मत करो, किसी को उतनी ही अजियत दो जितनी खुद के लिए बर्दाश्त कर सको। आज वक्त के मारे खड़े हुए अपनी हवेली की नीलामी होते हुए देख रहे थे। हवेली नीलाम हो रही थी और उसकी बोली लगाई जा रही थी। कोई 5 करोड़ लगाता तो कोई 6 करोड़ लगाता, मगर अचानक बैठे बैठे 10 करोड़ की आवाज़ आई। नीलामी की इस बोली से तालियों की गूंज उठी थी और नीलामी करने वाला खुशी से माइक उठाकर डील डन करने ही वाला था कि किसी की बढ़ती हुई नीलामी की रकम ने उसे रोक दिया। 15 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। नीलामी की अब इस रकम के बाद कोई आवाज़ दोबारा नहीं बुरी। नीलामी में बैठे हुए लोग इतनी बड़ी रकम के आगे बोली नहीं बढ़ाना चाहते थे। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3 और ये हवेली 20 करोड़ की नीलामी में डन की जाती है। माइक वाले ने ऊंची आवाज़ में सबको आगाह करते हुए कहा, मुबारक हो दिलावर साहब, ये शानदार हवेली और इसके अंदर खूबसूरत असाइशी चीज़ें आपकी हुई। आप यहाँ पर साइन कर दें ताकि हम हवेली के पेपर्स आपके हवाले कर सकें। नहीं, साइन हवेली के मालिक खुद आकर करेंगे। तो सर, क्या आप मालिक नहीं हैं? जी नहीं, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, वो अभी पहुँचने ही वाले होंगे। लीजिए आगे हवेली के असल मालिक। मैं तो सिर्फ इनकी तरफ से बोली लगा रहा था। मालिक तो ये हैं। दिलावर खान का हाथ का इशारा करते हुए अपनी नज़रें बाहर रास्ते की जानिब गईं। दिलावर खान के हाथ के इशारे की जानिब सब ने ही देखा, जिनमें घर के मेंबरान और नीलामी में आए हुए सब लोग शामिल थे। आने वाले की पर्सनैलिटी देखकर सबकी नज़रें अश अश कर उठी। उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी देखने वालों की नज़रों पर अपनी छाप छोड़ रही थी। उसका गोरा रंग काले सूट में 14वीं के चांद के माने चमक रहा था। ब्लैक कलर के ब्रांडेड कुर्ता शलवार पहने हुए, कांधों पर स्किन कलर की गर्म शाल डालकर अकड़ी और मगरूर चाल से चलता हुआ वो अंदर आ रहा था। नजरें सामने अपनी मंजिल पर मरकूज किए हुए था। शाल को गले में डालकर उसके दोनों कॉर्नर आगे की तरफ लटकाए हुए थे, जिससे उसकी पर्सनालिटी और भी जाज़िब नजर लग रही थी। कुर्ते के बाजू फोल्ड किए हुए थे, जिसके उसके मर्दाना बाजू वाजिया हो रहे थे। खूबसूरत कलाइयों पर गहरे मर्दाना बाल उसकी मर्दाना शख्सियत को और भी निखार रहे थे। उसने हाथ में खूबसूरत ब्लैक एप्पल की रिस्ट वॉच पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस घड़ी की शोभा बढ़ गई है पहनने वाले के हाथ में जाकर। हाथ में पकड़ा हुआ आईफोन प्रो मैक्स, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि आने वाले के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पैरों में ब्रांडेड शूज़ पहने हुए, जिससे वो अपनी मर्दाना वजाहत के साथ चलता हुआ खूबसूरती के साथ कदम बढ़ाता हुआ नीलामी के मार्ग तक जा पहुंचा। वो इस तरह से गुजर कर स्टेज तक पहुंचा जैसे इर्द गिर्द कोई भी न खड़ा हो। आंखों पर लगे हुए धूप में बचने वाले चश्मे की वजह से उस शख्स की आंखों की गहराइयों को देखने से लोग कासिर थे। ये लीजिए सर, और यहाँ पर साइन कर दें। उस आदमी ने फाइल आगे करते हुए पेन पकड़ा। सर, आपको हवेली बहुत बहुत मुबारक हो। साइन के होने के बाद अब ये खूबसूरत 2 एकड़ के रकबे में फैली हुई आलीशान हवेली रुमान शाह वल्द तबरेज़ शाह की हो चुकी थी। आज रुमान शाह और रोमियो इस हवेली का मालिक था, जहाँ से एक दिन उसे बेइज्जत करके इस हवेली से दस्तबरदार करके निकाल दिया गया था। रुमान शाह को देखकर महक की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस रोमियो को कभी इसने गरीब और घर का नौकर कहकर धुतकारा था, आज वो रुमान शाह बनकर वापस लौटा तो महक को अपनी किस्मत पर रोने का दिल कर रहा था।
खूबसूरती में तो वो पहले भी कभी कम नहीं था किसी से, मगर जवानी, वक्त और पैसे ने उसे इस कदर निखार दिया था कि महक की नज़रें हट ही नहीं रही थी रोमांशा से। ये रोमियो है ना? बेख्तियार महक की माँ के लबों से ये निकला। नहीं, ये रोमांशा है। रोमियो वो था जिसकी हमारे पास खड़े होने की औकात नहीं थी, और ये रोमान शाह है जिसके पास आज हमारे खड़े होने की औकात नहीं है। रोमान शाह का बड़ा ताया बड़ी हसरत और फख्र की नज़रों से रोमान शाह की जन्म देख रहा था। आपको पता था कि रोमियो इतना काबिल हो गया है? क्या आप ये बात जानते थे? महक की माँ ने बड़े तजस्सुस भरे नज़रों से देखते हुए महक के वालिद से पूछा। हाँ, पता था। फिर हमें क्यों नहीं बताया? जानकर तुम लोग क्या कर लेते? रोमियो और उसकी माँ से माफ़ी मांगते। मैंने कोशिश की थी, मगर हमारे माजी के गुनाह इतने ज़्यादा थे कि रोमियो हमसे मिलना ही नहीं चाहता था। मैं जब भी आसिम के सिलसिले में कराची जाता तो हर बार रोमियो के ऑफिस जाकर रोमियो से मिलने की कोशिश करता, मगर हर बार उसने मिलने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में मैं तुम लोगों को क्या बताता? महक के वालिद महक की माँ और बाकी सबको बता रहे थे। पापा, उसने तो हमारी तरफ नज़र भरकर देखा भी नहीं। वो तो ऐसे गुजर गए जैसे हम वहाँ पर उसको नज़र ही ना आए हों। महक और उसकी माँ अवैध शाह से शिकवा कर रही थी। बेटा, हम लोगों ने जो उनके साथ किया उसके बाद ऐसा उसका रिएक्ट करना ही बनता है। महक और उसकी माँ चुप हो गई क्योंकि हकीकत तो यही थी जो अवैध शाह उनको दिखा रहे थे।